हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही स्वीट, आप बोल सकते हो बड़ा ही क्यूटी क्यूटी सा पूकी चैप्टर है ये आप लोगों के लिए। आप ये बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑडिट सब्जेक्ट में ये चैप्टर एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट इसको थोड़ा सा भी ध्यान से समझ लेगा, सिर्फ अगर ध्यान से आप मेरी बातों को सुन लोगे दोस्तों, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए एग्जाम में एक आशीर्वाद की तरह साबित होने वाला है। आखिर क्या नाम है दोस्तों इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम डिटेल में, डीप में पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हम इस चैप्टर का थीम समझ लें। हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लें, क्योंकि हमें एक बार यह समझ में आ गया कि आखिर यह चैप्टर किस बारे में बात करता है, तो इसके अंदर के कंटेंट्स को पढ़ना हमारे लिए मक्खन हो जाएगा, मस्का हो जाएगा। एकदम क्लियर है ये चीज। तो चलिए बाबू, देखते हैं आखिर ये चैप्टर किस बारे में बात करता है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो ये आता है कि सर आखिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। सर आखिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग होता क्या है। बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हम इस बात को एक एग्जाम्पल, एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सुनिएगा। सपोज कीजिए, देखिए ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है दो लोगों की। उसमें से एक का नाम है बाबू एंड एक का नाम है शोना, जिसको किसी का नहीं होना। अब इन दोनों के बीच की बात सुनिएगा। देखिए, ये बाबू एंड शोना दोनों सीए परस्यू कर रहे हैं, मतलब अभी सीए की पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर। एंड उसके बाद में हम ये मानते हैं कि इन्होंने सीए की पढ़ाई कर ली, ये एग्जाम में पास हो गए और अब ये क्वालिफाइड सीए बन चुके हैं। इन्होंने सीए क्वालिफाई कर लिया। क्लियर हो गया ये चीज यहां तक। अब शोना ने बोला कि देखिए हम सीए क्वालिफाई कर चुके हैं, अब हमारे पास में दो ऑप्शन है अपना कैरियर आगे चलाने का। आफ्टर बीइंग क्वालिफाइड हमारे पास में अब दो ऑप्शन है, हम अपना कैरियर किस तरह से चलाना चाहते हैं। एक तो हमारे पास में ऑप्शन यह है कि हम किसी कंपनी के अंदर जॉब कर ले। हम उस कंपनी के 9 बजे चले जाया करें सुबह मॉर्निंग में, एंड शाम को 5 बजे तक उसी कंपनी के लिए सेपरेटली, इंडिविजुअली, सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के लिए काम करेंगे। तो उस केस में हमको बोला जाएगा सीए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला जाएगा? सीए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। कि भैया ये जो बंदा है ना, इसने सीए क्वालिफाई कर लिया, हालांकि अगर ये चाहता तो कुछ और भी कर सकता था, लेकिन इसने बोला कि मैं तो कंपनी ज्वाइन कर लूंगा, कंपनी का सीए बन जाऊंगा, कंपनी का एम्प्लॉय बन जाऊंगा, सुबह 9 बजे कंपनी में जॉब करने जाऊंगा, शाम को 5 बजे कंपनी से जॉब करके घर आऊंगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करूंगा, किसी और के लिए काम नहीं करूंगा। लेकिन वहीं पर जो शोना है, शोना थोड़ी रिस्की, शोना रिस्की नेचर की है। शोना ने बोला कि देखो मैं, तो बाबू ने क्या बोला? बाबू बोला मैं सीए की जॉब कर रहा हूं कंपनी के अंदर। क्लियर हो गई ये चीज यहां तक। लेकिन शोना बोली कि मैं जॉब नहीं करूंगी, बल्कि मैं प्रैक्टिसिंग सीए बनूंगी। प्रैक्टिसिंग सीए का मतलब क्या है? प्रैक्टिसिंग सीए का मतलब है मैं अपनी एक फर्म ओपन कर लूंगी और मैं बहुत सारी कंपनीज को जाकर सर्विस प्रोवाइड किया करूंगी। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आप लोग जब क्वालिफाई हो जाओगे, आप लोग जब क्वालिफाई हो जाओगे, लेट सपोज आप सीए में क्वालिफाई हो गए। सपोज कीजिए आप दो दोस्त हैं, ठीक है।
एक है ए और एक है बी। अब आपके पास में ना अपना कैरियर चलाने का दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन तो यह होता है कि आप किसी कंपनी के अंदर जाकर सीएमई की जॉब करने लग जाए, तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉय बन जाते हैं और सिर्फ उसी कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक दूसरा कैरियर, दूसरा ऑप्शन भी होता है कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन ना करें, आप उसके एम्प्लॉय ना बने, बल्कि आप खुद की एक प्रैक्टिसिंग फर्म ओपन कर लें। अब वो प्रैक्टिसिंग फर्म जो है वो बहुत सारी कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर शोना ने सीए की जॉब कर ली रिलायंस कंपनी के अंदर, शोना कौन बन गया? रिलायंस कंपनी का सीए बन गया, उसके अंदर जॉब कर रहा है, रिलायंस कंपनी का एम्प्लॉय बन गया। तो अब इसका काम क्या होगा? पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, खत्म होगा 31 मार्च को, कोई सा भी उठा लो, लेट सपोज आपने 26 27 उठा लिया, तो 2026 से 2027 के अंदर, 2026 से 2027 कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, रिलायंस कंपनी में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, उस बात की ये शोना अकाउंटिंग करता है। क्या करता है? अकाउंटिंग करता है, मतलब उसको रिकॉर्ड करता है, अपने पास में मेंटेन करता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आपको समझाया था। आज सपोज कीजिए आपका फ्रेंड जो है ए, वो टाटा कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो टाटा कंपनी का एम्प्लॉय बन गया। और अब वो टाटा कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सब की एंट्री वो अपने पास में रखेगा, उन सब का रिकॉर्ड वो अपने पास में रखेगा। इस प्रोसेस को अकाउंटिंग बोला जाता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जो शोना है, ये तो सर रिलायंस कंपनी का एम्प्लॉय है, रिलायंस कंपनी से सैलरी उठाता है। सर हो सकता है कि ये जो अकाउंटिंग कर रहा है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है, ये जो बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है, उसके अंदर ये झूठ लिख दे। हो सकता है उसके अंदर झूठ लिख दे। कंपनी की सेल एक्चुअली में 50 लाख रुपए हुई है, लेकिन लिख दे कि 5 करोड़ की सेल हुई है। कंपनी एक्चुअली में लॉस जा रही है, लॉस में जा रही है, लेकिन अकाउंट्स में शो करते हैं कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, क्योंकि ये कंपनी का एम्प्लॉय है, कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहता है, कंपनी से सैलरी उठाता है। लेकिन बाहर बैठी पब्लिक, आप और मैं, ये बोलते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही हैं? क्या उन बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है? हमें डाउट, हमें शक होता है, हमें पूरी तरीके से ट्रस्ट और भरोसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉय ने खुद ने वो अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं। हमें लगता है कि यार कंपनी का एम्प्लॉय तो कंपनी का नौकर है, कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में तो कंपनी की नौकरी कर रहा है, और क्या पता उसने झूठ लिख दिया हो, क्या पता एक्चुअली में कंपनी लॉस में जा रही है पर उसने शो कर दिया प्रॉफिट में जा रही है। इसलिए पब्लिक को, इवन गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ट्रस्ट नहीं होता कि कंपनी के एम्प्लॉय ने जो अकाउंटिंग करी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डेटा शो हो रहा है, क्या वो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन है। इसके लिए क्या होता है दोस्तों? इसके लिए क्या होता है? प्रैक्टिसिंग सीए। इसके लिए क्या होता है दोस्तों? प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट, या अगर आप सीएमए हैं तो मान के चलो कॉस्ट ऑडिट का काम है तो सीएमए, जो कि इंडिपेंडेंट है,
जिसका इस कंपनी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, कंपनी से, कंपनी के एम्प्लॉय से। मतलब जैसे ये शोना शोना किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम नहीं करती, इसने अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म खोली हुई है। अब ये आखिर क्या करती है, काम क्या है इसका? कंपनी के एम्प्लॉयज ने जो अकाउंट्स बनाए, कंपनी के मैनेजमेंट ने जो अकाउंट्स बनाए, उनकी आकर चेकिंग करना। क्या करना? उनकी आकर चेकिंग करना। और ये देखना कि कंपनी के मैनेजमेंट ने, कंपनी के एम्प्लॉय ने जो अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं, क्या उसके अंदर ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन है, कहीं कोई झूठी इंफॉर्मेशन तो उसके अंदर नहीं दी हुई, इस चीज को चेक करने। तो जो अब ये इसको बोला क्या जाता है दोस्तों? इसको बोला जाता है ऑडिट। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा। ऑडिट का मतलब है कि कंपनी के ऑलरेडी बने हुए अकाउंट्स को जाकर चेक करना। उस प्रोसेस को ऑडिटिंग बोला जाता है, उस प्रोसेस को ऑडिटिंग। ऑडिटिंग कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। यहां पर हम फाइनेंशियल ऑडिट, नॉर्मल ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो हम सीए को लेकर चलेंगे, प्रैक्टिसिंग सीए। क्लियर है? तो सपोज करो कि अगर आप सीए का कोर्स कर रहे हैं, लेट सपोज आप सीए सीए का कोर्स कर रहे हैं, आप दो दोस्त हैं और दोनों क्वालिफाई हो जाते हैं। तो अगर आपका दोस्त किसी कंपनी के अंदर जाकर एम्प्लॉयमेंट करने लग जाता है, एम्प्लॉय बन जाता है, दैट मींस कि वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, वो काउंटिंग का काम करेगा। पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के जितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन सबका रिकॉर्ड वो बनाकर रखेगा। बट आपने किसी कंपनी को पर्टिकुलरली ज्वाइन नहीं किया, आपने अपनी दुकान, अपनी फर्म ओपन कर ली और आप बन गए प्रैक्टिसिंग सीए। कौन बन गए आप बन गए प्रैक्टिसिंग सीए। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो फिर उस केस में दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिसिंग सीए बन गए हैं, तो अब आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि आपने खुद की एक फर्म ओपन करी है और अब आप कंपनीज को ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करोगे। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी समझ में आ गई, लेकिन 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 सर मुझे एक डाउट है। मैंने बोला क्या डाउट है, एक बात बताओ। बोला सर एक बात बताइए, आज अगर कोई सीए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, सर आज अगर कोई सीए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, दैट मींस कि वो किसी कंपनी का सीए बन चुका है, और अब वो क्या करेगा, कंपनी के अंदर जाकर अब वो अकाउंटिंग करेगा। अकाउंटिंग करने का मतलब है कंपनी के स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगा, पूरे साल में जितने ट्रांजैक्शंस होंगे उन सबकी एंट्री करेगा। सर सोचो ना, इंडिया के अंदर कितनी सारी कंपनीज हैं। इंडिया के अंदर तो सर बहुत सारी कंपनीज हैं, एंड उन कंपनीज के अंदर नॉर्मली एक कंपनी में अगर अच्छी कंपनी है तो दो तीन सीए तो रहते ही हैं। उन कंपनीज में सर सभी में सीए हैं जो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। अब अगर वो लोग अकाउंटिंग करेंगे तो हर किसी का काम करने का मेथड अलग है, तरीका अलग है, सोच अलग है। तो वो जिस तरीके से बैलेंस शीट को या पीएनएल को या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, तो वो तो ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी के सीए ने बैलेंस शीट बनाई, उसमें कैश ऊपर लिख दिया, बैंक, मतलब डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, तरीका अलग है ना। और दूसरी कंपनी के सीए ने अकाउंटिंग करी, उसने कुछ अलग तरीके से लिख दिया। तो यहां तो प्रॉब्लम हो रही है पब्लिक को और गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोल रही है कि यार इंडिया के अंदर लेट सपोज 10,000 कंपनीज हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट सपोज 10,000 कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, और उन सबके अकाउंट्स उन कंपनीज के सीए ने प्रिपेयर किए हैं, लेकिन हर सीए का काम करने का तरीका अलग है। तो उन्होंने जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं उन कंपनीज के सीए ने, उनका जो फॉर्मेट है, सबका फॉर्मेट अलग अलग है, कहीं पर कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। गवर्नमेंट बोल रही है मेरे को चेक करने में बड़ी तकलीफ आ रही है। कितना अच्छा होता अगर, कितना अच्छा होता अगर सभी कंपनीज के जो फॉर्मेट हैं
बैलेंस शीट के, पी एंड एल के, अकाउंटिंग के, बेसिकली अकाउंटिंग के जो फॉर्मेट है वो सबके सेम होते। इंडिया के अंदर जितनी कंपनीज के अंदर लोग काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उनको एक फिक्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड दे दिया जाए कि देखो ये गाइडलाइंस है, ये स्टैंडर्ड है, इसी फॉर्मेट में आपको अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, इंडिया की सभी कंपनीज के सभी सीए के जो बनाए हुए अकाउंट्स होंगे वो ऑलमोस्ट एक ही होंगे, एक ही तरह से होंगे, फॉर्मेट इक्वल होगा, ताकि गवर्नमेंट अगर कल को चेक करेगी तो बहुत इजीली चेक कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी सेट स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड स्टैंडर्ड है, चलो जल्दी से चेक कर लो। इवन दो कंपनीज के अकाउंट्स को कंपेयर करने में भी आसानी होगी, और इससे ट्रस्ट भी डेवलप होगा, है ना, इससे ट्रस्ट भी कि यार स्टैंडर्ड सेम है, रूल्स सेम है, फॉर्मेट फॉर्मेट सेम है, किस तरीके से अकाउंट्स बनाना है, तो चलो अब सभी कंपनीज ने सेम इसी फॉर्मेट में अकाउंट्स बनाए हैं, मतलब ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, अच्छे से अकाउंट्स बनाए। इसके लिए पहले ऐसा नहीं होता था, पहले किसी कंपनी की अकाउंटिंग अलग हो रही है, किसी कंपनी की अकाउंटिंग अलग हो रही है, कोई अपना कुछ सीए ऊपर नीचे लिख रहा है, कहीं पर कोई एंट्री डाल दी, लेकिन फिर स्टैंडर्ड्स आ गए जिनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब स्टैंडर्ड्स का मतलब है सेट ऑफ रूल्स, कि भैया इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी में अगर अकाउंटिंग होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होंगे, तो इन स्टैंडर्ड्स को पढ़कर, इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली फॉलो करके अकाउंटिंग करी जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाएंगे, ताकि इंडिया की सभी कंपनीज के अकाउंट्स एक ही तरह के फॉर्मेट में बने। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसको फॉलो करने पड़ रहे हैं? जो कंपनी के अंदर अकाउंटिंग का काम कर रहा है, मतलब सीए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अब इसी तरीके से अब इसी तरीके से मेरे दोस्तों, जो प्रैक्टिसिंग सीए है, मेरे दोस्तों, जो प्रैक्टिसिंग सीए है, जो कि कंपनी की ऑडिट करने के लिए आ रहा है, प्रैक्टिसिंग सीए जो कि कंपनी की ऑडिट करने के लिए आ रहा है। आप देखो ना, कितने सारे प्रैक्टिसिंग सीए हैं इंडिया के अंदर। अगर वो लोग कंपनी की ऑडिट करने के लिए जाएंगे, तो उनकी ऑडिटिंग का भी, और जब वो ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, तो ऑडिट करने का तरीका, ऑडिटिंग रिपोर्ट का फॉर्मेट, वो सब कुछ भी तो अलग होगा। ऐसा ना हो, अब फिर से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था चैप्टर 1 में कि पब्लिक खुद कंपनी के बनाए हुए अकाउंट्स के ऊपर इतना ट्रस्ट, इतना भरोसा नहीं करती, जितना भरोसा पब्लिक एक ऑडिटर के बनाई हुई ऑडिट रिपोर्ट पर करती है। प्रैक्टिसिंग सीए मतलब ऑडिटर की बनाई हुई रिपोर्ट पर करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, और उसकी जिम्मेदारी लॉ के लिए और पब्लिक के लिए ज्यादा है। वो जानता है कि उसकी ड्यूटी है कि वो जो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, वो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन करेगा, एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन करे। आ रही है मेरी बात आपको यहां तक समझ में दोस्तों? तो अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, जिस तरीके से अकाउंटिंग अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उसी तरीके से इंडिया के अंदर जितने भी प्रैक्टिसिंग सीए हैं, जो कि कंपनीज के अंदर जाकर कंपनीज की ऑडिट करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, उनके लिए भी तो कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि जब आप कंपनी के अंदर ऑडिट करने जाओ तो ये सेट फॉर्मेट है ऑडिट रिपोर्ट का। इसी तरीके से सभी प्रैक्टिसिंग सीएस को अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, ताकि अगर गवर्नमेंट के पास में ये ऑडिट रिपोर्ट जाए तो वो उसको इजीली देख सके कि इंडिया के अंदर सभी ऑडिटर्स ने सेम ही फॉर्मेट में ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, चेक करने में आसानी है और ट्रस्ट डेवलप हो रहा। क्लियर? तो इसी तरीके से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी बनाए गए हैं। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आखिर क्या हो गए? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स सेट ऑफ गाइडलाइंस आप बोल सकते हो, या सेट ऑफ
रूल्स आप बोल सकते हो। जब भी कोई प्रैक्टिसिंग सीए मतलब ऑडिटर अपने क्लाइंट को मतलब कंपनी को ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करेगा, ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो वो ध्यान रखेगा कि वो जो ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके कर रहा है। तब बोला जाएगा कि एकदम करेक्ट ऑडिट करी गई है, एकदम करेक्ट ऑडिट करी गई। क्लियर हुआ? तो मैं दोबारा से बोलता हूं, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। आप लेट सपोज कि सीए कर रहे हो, मुझे पता है आप सीएमए का कोर्स पढ़ रहे हो, लेकिन ये जो चैप्टर है वो मोस्टली सीए से रिलेट करता है, इसलिए मैं बार बार सीए 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 बोल रहा हूं। नाराज ना होइएगा मेरे दोस्तों। अगर आप सीए कर रहे हैं और सपोज कीजिए आप सीए क्वालिफाई हो गए, और सपोज कीजिए कि आपने किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करा बल्कि अपनी फर्म खोलकर प्रैक्टिसिंग सीए बन गए, तो अब आप कंपनीज के अंदर ऑडिट करने के लिए जाओगे। जो भी कंपनी आपको अपना ऑडिटर की तरह अपॉइंट करेगी आप उसकी ऑडिट करने के लिए जाओ। और जब आप उस कंपनी की ऑडिट करने के लिए जाओगे, ऑडिट करोगे, ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे, तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा कि आप ऑडिट करने गए, फिर आपने कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स की ऑडिट करी, फिर आपने ऑडिट रिपोर्ट बनाई, ये जो पूरा प्रोसेस होगा ना मेरे दोस्तों, इसके लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स सेट हैं। उन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके आप कंपनी की ऑडिट करोगे। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एक तरह के नियम है, कानून है, लॉ है, टर्म्स है, कंडीशंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस हैं, जो कि बनाई गई हैं प्रैक्टिसिंग सीए ऑडिटर्स के लिए। जब वो अपने क्लाइंट को ऑडिट की सर्विस देंगे, कंपनीज के अंदर ऑडिट करने जाएंगे, तो उन्हें इन स्टैंडर्ड्स को, गाइडलाइंस को फॉलो करो। स्टूडेंट बोलता है सर बड़ा ही इजी है और मुझे यहां तक की कहानी समझ में आ गई, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है। स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है। अभी मैं इंट्रोडक्शन समझा रहा हूं इस चैप्टर का, एंड बिलीव कीजिएगा दोस्तों, आप बोलोगे, शायद आपके मन में बाई चांस ऐसा आए कि सर चैप्टर का इंट्रोडक्शन इतना लंबा, आधा घंटा होने पर आ गया और अभी तक चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों मैं एक कहानी पे बड़ा भरोसा करता हूं और आप भी अग्री करोगे। आप इस वक्त मंद मंद मुस्कुरा रहे हो और आप अग्री करोगे मेरी बात से, साथ दोगे मेरा। आपने एक बात सुनी होगी, 10 लोगों को एक पेड़ काटने का टास्क दिया गया। 10 लोग थे, 10 लोगों को बोला गया कि एक पेड़ है, वो पेड़ आपको काटना है, और काटने के लिए 25 दिन का समय दिया गया। 9 लोग फ्रॉम द फर्स्ट डे उस पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी चलाने लग गए और मेहनत कर रहे हैं, पेड़ कट नहीं रहा है, अच्छा खासा मोटा और पुराना पेड़ है। लेकिन एक बंदा, उसने 24 दिन तक पेड़ को हाथ नहीं लगाया। जब उससे पूछा गया कि भाई साहब 24 दिन खत्म होने पर आ गए, एक आखिरी दिन बचा है, सब लोग पेड़ को काटने में लगे, नहीं काट पाए, तुम क्या कर रहे हो? वो बोला मैं अपनी कुल्हाड़ी को पैना कर रहा हूं, घिस रहा हूं, शार्प कर रहा हूं, और अब ये कुल्हाड़ी शार्प हो चुकी है और मैं 1 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे पेड़ को काट दूंगा। कैसे काट दूंगा? शानदार तरीके से काट दूंगा इसको। बच्चों यही है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन सही से पढ़ा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इंट्रोडक्शन पढ़ने में हो सकता है हमें थोड़ा समय लगे, हमें 30-40 मिनट लग जाएं, लेकिन जैसे ही पूरा इंट्रोडक्शन हमारे माइंड में आ गया मेरे दोस्तों, फिर वो चैप्टर आपके लिए सिर्फ छोटा सा काम हो जाएगा। वो पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही ऐसा मक्खन टाइप काम हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए हम आराम आराम से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हुए चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना आपके जरूरी।
अब देखिए मेरे से स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछता है। स्टूडेंट मुझसे ये बोलता है कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये तो आपने मुझे बता दिया। क्या होते हैं ये तो मुझे आपने बता दिया, पर सर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कौन बनाता है, या इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को किसने बनाया, ये और मुझे आप समझा दो। बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पर, एक इंस्टीट्यूशन है दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर, जिसका नाम है IFAC, जिसका नाम है IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है बेसिकली, IFAC। क्लियर है? ये जो इंटरनेशनल फेडरेशन है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इस फेडरेशन का काम क्या है? इस फेडरेशन का काम है ग्लोबल लेवल पर, पूरी दुनिया के लेवल पर। यह फेडरेशन 1977 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, और इस फेडरेशन का काम है कि इंटरनेशनल लेवल पर, दुनिया के लेवल पर, पूरे ग्लोबल लेवल पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना। ऐसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो दुनिया की सभी कंपनीज के लिए यूनिवर्सल हो, यूनिफॉर्म हो, मतलब दुनिया की सभी कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट एक तरह की दिखाई पड़े। फॉर्मेटिंग। तो उसके लिए ये जो फेडरेशन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इसने अपना एक बोर्ड बनाया जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल लेवल पर यह बोर्ड बनाया, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। क्लियर है? और इस बोर्ड ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाई, इस बोर्ड ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाई, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाई जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में दोस्तों? दोबारा से बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक फेडरेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर इस्टेब्लिश्ड है। 1977 1977 के अंदर वो इंटरनेशनल लेवल पर इस्टेब्लिश हुआ फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में हम IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट बोलते हैं। इस फेडरेशन का काम है इस तरह के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाना जो कि पूरे ग्लोबल लेवल पर, मतलब इस दुनिया की हर कंपनीज के लिए सही बैठे, और दुनिया की सभी कंपनीज के जो ऑडिटिंग रिपोर्ट बने वो एक ही तरह के फॉर्मेट में बने, ताकि अगर आज इंडिया की कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट और अमेरिका की कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट को कंपेयर करना पड़े तो फॉर्मेट सेम हो, इजीली कंपेयर हो सके। इस वजह से ग्लोबल लेवल पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाने का इसका जिम्मेवारी है। और इसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ग्लोबल लेवल पर बनाने के लिए, इस फेडरेशन ने एक बोर्ड एस्टेब्लिश किया, और उस बोर्ड का नाम है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। आपको फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, सुनते रहे बस आप। और ये जो बोर्ड है जो कि IFAC के अंडर में काम करता है, इस बोर्ड ने क्या किया? इस बोर्ड ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाए इंटरनेशनल लेवल पर। क्लियर ये चीज? अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज इस फेडरेशन की मेंबर हैं, और जितनी भी कंट्रीज इस फेडरेशन की मेंबर कंट्रीज हैं, इस फेडरेशन ने बोला कि ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं बहुत ही अच्छे हैं, फायदेमंद हैं। हमारी जो भी मेंबर कंट्री है उस उन मेंबर कंट्रीज को अपनी
डोमेस्टिक लेवल पर अपने देश में इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। हमारा इंडिया का जो आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो इस फेडरेशन का फाउंडिंग मेंबर है। इस फेडरेशन का फाउंडिंग मतलब ये फेडरेशन जब से बना था तब से आईसीएआई उसका मेंबर है। अब क्योंकि ये आईसीएआई इसका मेंबर है, मतलब मेंबर कंट्री हो गई हमारी इंडिया, तो ऑब्लिगेशन आ गया कि जैसे इसकी बाकी सभी मेंबर कंट्रीज अपने अपने देश में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट कर रही हैं, ऐसे ही इंडिया का जो आईसीएआई है उसको भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आईसीएआई ने एक बात बोली। आईसीएआई ने बोला कि देखो, इस बोर्ड ने, जो कि इस फेडरेशन के अंडर में काम करता है, इस बोर्ड ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं वो इंटरनेशनल मार्केट बाजार को देखकर बनाए हैं, इंटरनेशनल कंपनीज के काम करने के तरीके और कल्चर को देखकर बनाए हैं, जबकि इंडिया की कंपनीज का मार्केट और कल्चर अलग तरीके का है। इसलिए हम इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इंडिया में इंप्लीमेंट तो करेंगे, एग्जीक्यूट तो करेंगे, लेकिन एज इट इज नहीं करेंगे जैसे कि इस बोर्ड ने बना दिया है, बल्कि हम उन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को अपने अकॉर्डिंगली, अपने मार्केट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे, उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं दोबारा से बोलता हूं, सबसे पहले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसने बनाए? 1977 के अंदर एक फेडरेशन एस्टेब्लिश हुआ जिसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। उसका काम था ग्लोबल, दुनिया के लेवल पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाना। उसके लिए उसने अपना एक बोर्ड बनाया, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। उसने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाए जो कि ग्लोबल लेवल पर फॉलो होने चाहिए। लेकिन और जितनी भी इस फेडरेशन की मेंबर कंट्रीज थी, उन सभी मेंबर कंट्रीज को अपने अपने देश में इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को लागू करना था। इंडिया का जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है, मतलब इंडिया के अंदर भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को लागू करना पड़ेगा। बट आईसीएआई ने बोला जैसे ये स्टैंडर्ड्स हैं मैं इनको एज इट इज लागू नहीं करने वाला हूं, बल्कि मैं इन्हें अपने मार्केट के अकॉर्डिंगली ऑल्टर करूंगा। और ऑल्टर करने के लिए और ऑल्टर करने के लिए ये जो हमारा आईसीएआई है, इसने एक कमिटी बनाई जिसका नाम रखा एसएसी, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग कमिटी, जिस कमिटी का नाम बाद में बदल कर दिया गया एएएसबी, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। यहां पर इंटरनेशनल था, यहां पर अब नेशनल हो गया, तो एएएसबी। और इंडिया के अंदर जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है वो आईसीएआई का बोर्ड एएएसबी, इसने इंडिया में स्टैंडर्ड बोर्ड बनाए। तो अब अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसने बनाए, तो आप बोलोगे इंटरनेशनल लेवल पर तो आईएफएसी के बोर्ड ने, जिसका नाम है आईएएएसबी, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। लेकिन इंडिया के लेवल पर, अगर इंडिया के लेवल पर बात करी जाए, तो आईसीएआई के अंदर एक कमिटी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कमिटी, जिसको नाम चेंज कर दिया गया, एएएसपी बोले जाने लगा, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इंडिया में उसने बनाई। क्लियर हो गया ये चीज यहां तक? तो दोस्तों, अभी तक मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको दो बातें बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, और मैंने आपको बताया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को आखिर बनाया किसने। अब एक बार हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, अब एक बार अपन लोग अपनी बुक के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए, मैंने थोड़ा सा आप लोगों के अच्छे से रीड हो जाए, आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे, इसीलिए मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स को ना क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया हुआ है, वो ज्यादा बेटर रहता है आपके एग्जाम के लिए। ये बोल रहा है व्हाट आर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आखिर क्या होते हैं? देखिएगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर सेट ऑफ
वेल डिफाइंड गाइडलाइंस, ये एक तरह की गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, विच आर फॉलोड बाय ऑडिटर, जो कि एक ऑडिटर मतलब प्रैक्टिसिंग सीए फॉलो करता है। इन कंडक्टिंग ऑडिट, कब फॉलो करता है? जब वो ऑडिट कर रहा हो, और ऑडिट की सर्विस किसको दे रहा हो? ऑफ क्लाइंट अकाउंट, क्लाइंट के अकाउंट्स की ऑडिट कर रहा है, उसको ऑडिट की सर्विस देता है। दीज आर फॉर्मुलेटेड, अब एक चीज बताइएगा, ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनको कौन फॉर्मुलेट करता है? मैंने आपको बोला इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर हमारा आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने पहले एक कमेटी बनाई जिसको आप बोर्ड बोलते हैं हम, वो इंडिया के अंदर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करता है। एक बात बताइएगा यार दोस्तों, ये जो बोर्ड है आईसीएआई के अंडर में, जो इंडिया के अंदर बोर्ड है जिसे हम एएएसबी ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड बोल रहे हैं, क्या उस, और जो कि इंडिया में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बना रहे हैं, क्या उसके अंदर ऐसे रोड पे चलते हुए इंसान को पकड़ लेते हैं? ये रोड पे कोई आदमी बेचारा चिप्स खाते हुए जा रहा है, कुरकुरे खाते जा रहा है, पकड़ लिया, बोला इधर आ, तू एएएसबी बोर्ड का मेंबर बन जा और आज से तुझे इंडियन कंपनी, इंडिया के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाना है, ऐसा होता होगा क्या? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं सर, इंडिया के अंदर ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया जा रहा है ना, ये कोई टॉम डिक हैरी नहीं बना रहा है, प्रोफेशनल्स बना रहे हैं, वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड लोग बना रहे हैं, जिन्हें अपने फील्ड की स्पेशल नॉलेज और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो लोग इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने हैं। सर सोचो, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया के हर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट के लिए एकदम सही बैठते हैं, तो ऑब्वियसली इसको पढ़ा लिखा प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट आदमी बना रहा होगा। देखो यही बात लिखी हुई है, दीज आर फॉर्मुलेटेड बाय प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट, आईसीएआई, आईसीएआई का, आईसीएआई का बोर्ड, एएएसबी ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, वो इनको बना रहे हैं। अच्छा एक और चीज बताऊं आपको, पता है क्या होता है कि जब भी और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ऐसा ना पूरे दुनिया में हर ग्लोबल लेवल पर ऐसा होता है, जब भी कंपनी से रिलेटेड कोई रूल्स या रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो बनाते तो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उस बोर्ड के, उस कमिटी के मेंबर बनाते हैं, पर आपको पता है बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं उनसे सलाह ली जाती है, एडवाइस ली जाती है। क्योंकि आज एक बात सोचिएगा, आप बहुत क्वालिफाइड हो, मैं ये बोलता हूं आप खूब अच्छे से, स्पेशल नॉलेज है आपके पास, एक्सपीरियंस है आपके पास, आप बहुत क्वालिफाइड हो, और आप एएएसबी के मेंबर हो, इंडिया में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बना रहे हो, फिर भी आप बोलोगे कि यार मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तो बना रहा हूं, लेकिन बना तो मैं कंपनीज के लिए रहा हूं, और कंपनीज तो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। मैं कितना भी स्पेशल नॉलेज वाला बंदा हूं, कितना भी एक्सपीरियंस्ड हूं, बट ऐसा हो सकता है ना कि कंपनीज के किसी पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की नॉलेज शायद मुझे उतनी बेहतर ना हो, या अगर है भी नॉलेज, तो आज प्रेजेंट में मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट किस तरीके का है, मुझे इसके लिए ना इंडस्ट्रीज के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको एक बार मैं बुला लेता हूं, उनसे सलाह लेता हूं कि हम ऐसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, हम इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने की सोच रहे हैं। आप तो अंबानी हो, आप तो अडानी हो, आप तो टाटा साहब हो, आप तो रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर हो, आप तो ये निखिल कामत हो, जीरोधा के फाउंडर हो, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या इस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ये वाला रूल डालना चाहिए, क्या ये वाला रूल डालना चाहिए? ऐसा होता है, पर ऐसा सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के लिए नहीं हो रहा है। आप जब फाइनल में आ जाओगे ना दोस्तों, जब आप फाइनल में आ जाओगे तो फाइनल में आकर आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे लॉ, उसके अंदर पढ़ोगे कॉरपोरेट गवर्नेंस, हम उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कॉरपोरेट गवर्नेंस भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनीज को फॉलो करने चाहिए। आपको पता है कॉरपोरेट गवर्नेंस को भी जब बनाया गया था, बनाया तो हमारी सरकार ने था, लेकिन बनाते वक्त भी जितने आपके
बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून्स हैं, इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग हैं, है ना, बिरला, कुमार मंगलम बिरला, उनसे काफी एडवाइस ली गई थी, उन्होंने अपनी एडवाइस दी थी और उसको इंप्लीमेंट भी किया गया था। तो देखो यही बात लिखा हुआ है, बनाता तो कौन है, प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट, आईसीएआई बनाता है, लेकिन वो सजेशन जरूर रिसीव करता है फ्रॉम वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप्स से या इवन स्टेक होल्डर से, जो भी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, एकेडमिया में काम कर रहा है। अदर रेगुलेटर जैसे टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछ लिया, सेबी से पूछ लिया, आरबीआई से पूछ लिया, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट से पूछ लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ लिया, एनसीएलटी से पूछ लिया, सेबी, सेट, सीसीआई से पूछ लिया, ट्राई से पूछ लिया, इस तरह के रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द स्टैंडर्ड। अच्छा, ये स्टैंडर्ड आखिर क्यों बनाए जा रहे हैं? स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। टेक्निक मिल जाती है ना, एक ऑडिटर को भी ऐसा लगता है कि यार चलो, अब अगर मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो ये देखो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, मुझे बस इतना देखना है ऑडिट करते वक्त कि ये स्टैंडर्ड मैंने फॉलो किया कि नहीं किया, क्या शानदार वाली ऑडिट रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा पर्पस क्या है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का, आखिर ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जा रहे हैं। अब आप एक चीज फील हो रही होगी बच्चों, और आप अग्री करोगे इस बात से कि सर आपने आधे घंटे तक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाया, कहानी सुनाई, स्टोरी सुनाई, लेकिन अब जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं जो कि हमें एग्जाम में लिख कर आनी है, अब हम सर जब उस थ्योरी को पढ़ रहे हैं तब हमें बहुत हेल्प मिल रही है, कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो रहा है, और अब हमें लीगल लैंग्वेज पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आ रही है। देखिएगा, स्टैंडर्ड्स एज ऑडिट प्रोसीजर गाइडलाइंस। भाई स्टैंडर्ड आखिर क्यों बनाए जा रहे हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड? क्योंकि वो गाइडलाइंस हो जाती है ना, वो रेडी रेफरेंस है। अगर सोचिए, एक चीज सोचिएगा, अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होते, क्या तब कंपनीज की ऑडिट नहीं होती? सर तब भी कंपनीज की ऑडिट होती। क्या तब प्रैक्टिसिंग सीए ऑडिट नहीं करता? सर तब भी प्रैक्टिसिंग सीए ऑडिट करता। लेकिन पता है तब क्या होता? तब प्रैक्टिसिंग सीए ऑडिट करने के लिए खुद की गाइडलाइंस बनाता कि यार मैं ऐसे 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 ऑडिट करूंगा। उसका जो ध्यान है ना, वो उन गाइडलाइंस को बनाने में ज्यादा खर्च होता बजाय ऑडिट करने में। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, गाइडलाइंस हम बनाएंगे, रूल्स हम बनाएंगे, तुम तो बस अच्छी से अच्छी ऑडिट करने पर ध्यान दो। तो उसके लिए जो रेफरेंस है कि ऑडिट किस तरह से करनी है, जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स है, वो पहले से रेडी है, सेट है। क्लियर है ये चीज यहां तक? दूसरा, ऑडिट रिस्क रिडक्शन। देखिए, जब अभी हम ऑडिट के अंदर जब आगे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ऑडिट का प्रोसेस पढ़ेंगे कि ऑडिट करी कैसे जाती है, पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कोई भी ऑडिटर, कोई भी ऑडिटर किसी भी कंपनी की ऑडिट करने के लिए जाता है, कोई भी ऑडिटर किसी भी कंपनी की ऑडिट करने के लिए जाता है, हर ऑडिट के अंदर रिस्क होती है। ये डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में, अभी यहां पर उतना डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूं, अदरवाइज हम हमारे पोर्शन से दूर हो जाएंगे। बट समझिएगा, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि सपोज कीजिए अगर ये एक मेजर करना है मुझे, स्केल है, ये एक स्केल है, लेट सपोज ये एक स्केल है और ऑडिट रिस्क का स्केल है, यहां पर जीरो की ऑडिट रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, फिर ऐसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और मान लो यहां पे एक है, लेट सपोज। तो आपको पता है कोई भी ऑडिटर किसी भी कंपनी की ऑडिट करने के लिए जाएगा ना, हमेशा ऑडिट रिस्क होगी, हर ऑडिट में ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी जीरो। आप ये बोल ही नहीं सकते कि यार मैं तो फलानी कंपनी की ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं और कोई रिस्क है ही नहीं। होगी भाई साहब, रिस्क होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मैं बताऊंगा रिस्क तीन टाइप की होती है, इनहेरेंट रिस्क होती है, कंट्रोल रिस्क होती है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में आपको।
अभी यहां पर उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप बस इतना समझ लो, कोई भी ऑडिटर किसी भी कंपनी की ऑडिट करने के लिए जाता है, हर ऑडिट के अंदर रिस्क होती है, गलतियां होने के चांसेस होते हैं और अलग अलग टाइप की रिस्क होती है। अगर कभी हम स्केल पर मेजर करने की सोचे ना ऑडिट की रिस्क को, तो ऑडिट की रिस्क कभी भी जीरो नहीं आ सकती, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑडिट रिस्क है ही नहीं, ऑडिट रिस्क हमेशा रहेगी। लेकिन लेकिन अब आप सोचिए, मैं आपसे बोल रहा हूं आप कंपनी की ऑडिट करने जाओगे, रिस्क तो है भाई, रिस्क तो है। अब आप कंपनी की ऑडिट एक्चुअली में करने जा रहे हैं, अब आप किसी कंपनी की ऑडिट को एक्चुअली में करने जा रहे हैं और सोचो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बने हुए, तो और भी ज्यादा मुसीबत हो गई ना। अब आपको पता है यार मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, ऑडिट करने में रिस्क तो है, गलतियां तो हो सकती हैं, ऊपर से यार लॉ ने कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स रेगुलेशंस और नहीं बनाए, अब तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को कैसे ऑडिट करनी चाहिए, और फंस गया। लेकिन वहीं पर सोचो कि आपको पता है मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, रिस्क है, ठीक है, रिस्क है, हमेशा होती है, बट गवर्नमेंट ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि यार अगर तुम इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ऑडिट करोगे ना, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है कि उन रिस्क को रिड्यूस कर दोगे, गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एक ये भी फायदा होता है, ऑडिट रिस्क रिडक्शन, प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि यार मैं लॉ को फॉलो करके ऑडिट कर रहा हूं, रिस्क होने के चांसेस तो कम है। क्लियर है ये चीज यहां तक? नेक्स्ट, डिफेंस अगेंस्ट एलिगेशंस बाय स्टैंडर्ड कंप्लाइंस। अभी एक चीज बताइए, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आज मैं आपसे बोल रहा हूं कि लेट सपोज, आज मैं आपसे बोलता हूं रिलायंस कंपनी के जब अकाउंट्स बनाए गए, तो रिलायंस के एम्प्लॉय ने ही रिलायंस के अकाउंट्स को बनाया, रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉय ने रिलायंस के अकाउंट्स को बनाया। क्लियर ये चीज यहां तक? पब्लिक बोल रही है कि यार हमें ट्रस्ट नहीं है कि ये जो अकाउंट्स रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉय ने बनाए हैं ये सही है, क्योंकि एम्प्लॉय है, नौकरी पर रहता है, क्या पता रिश्वत लेकर और नौकरी के डर से गलत बातों को भी छुपा गया हो, तो अकाउंट्स पे भरोसा नहीं है। लेकिन अब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर आया, लेकिन अब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर आया और वो ऑडिट कर रहा है। पब्लिक बोलती है कि ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर आकर कंपनी के बने हुए अकाउंट्स की ऑडिट कर रहा है, हमें इसके ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा है, लेकिन फिर भी शायद ऐसा हो सकता है कि पब्लिक एलिगेशन लगाए, पब्लिक उसके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए कि तुमने भी शायद तक रिश्वत ले ली है, तुम भी सही तरीके से ऑडिट नहीं कर रहे हो, तुमने ये चेक क्यों नहीं किया, तुमने वो चेक क्यों नहीं किया, तुमने इस काम को ऐसे क्यों नहीं किया, तुमने उस काम को वैसे क्यों नहीं किया। ऑडिटर बेचारा बोलेगा अरे बाप रे, मैं इतने सारे स्टेक होल्डर्स का कैसे जवाब दूंगा, इनको तो मेरे ऊपर शक हो रहा है कि मैंने कंपनी की ऑडिट सही से नहीं करी, जबकि मैंने तो बहुत अच्छे से करी है। लेकिन वहीं पर अगर कोई एक ऑर्डर ऐसा ऑडिटर है जो ये बोलता है कि सुनो, पब्लिक से बोलता है सुनो, बकवास करने का नहीं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं लॉ के द्वारा, और मैंने कंपनी की जो ऑडिट करी है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके करी है, मैंने कंपनी की जो ऑडिट करी है मैंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके कंपनी की ऑडिट करी है। अब सोचो पब्लिक वहां पर चुप हो जाएगी, पब्लिक वहां पर चुप हो जाएगी, क्यों चुप हो जाएगी? क्योंकि पब्लिक को अब यह समझ में आ गया कि ऑडिटर क्लियरली क्या बोल रहा है, ऑडिटर क्लियरली ये बोल रहा है कि भाई साहब मेरे ऊपर एलिगेशंस मत लगाओ, मेरे ऊपर क्लेम मत लगाओ, मैंने तो ऑडिट लॉफुली करी है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए आईसीएआई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा, मैंने उनको फॉलो करके ऑडिट करी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे ऑडिट नहीं करनी चाहिए थी, वैसे ऑडिट करनी चाहिए थी, आप एक काम करो, आप चले जाओ और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज करवाओ,
आप जैसा ऑडिट करवाना चाहते हो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखवा कर आ जाओ, मैं अगली बार से वैसी ऑडिट कर दूंगा, अभी मेरे ऊपर क्लेम्स मत लगाओ। देखो इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक ट्वीट पढ़ा, एक एक न्यूज़पेपर में खबर आई। ट्वीट से स्टार्ट हुआ था, ट्विटर पे न्यूज़पेपर का हेडलाइन बन गया। आपको पता होगा साइबर फ्रॉड कितना बढ़ गया है। जब से ऑनलाइन सभी काम स्टार्ट हुए तो फायदा भी हुआ, मैं आपसे कनेक्ट हो पाया, है ना। वरना आप इंडिया के अंदर कहां पर बैठे हुए हो, मैं कैसे आपको कुछ चीज समझा सकता था, नहीं समझा सकता था, लेकिन आज मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूं। ऑनलाइन का ही फायदा है। ऑनलाइन के नुकसान भी है कि साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लग गए हैं। ऑनलाइन का नुकसान भी है, और नुकसान क्या है कि ऑनलाइन जो फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लग गए। अब बड़ी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए, आप जब भी कभी अपने फोन से किसी दूसरे के फोन पे फोन करोगे ना, तो एक कॉलर ट्यून बजती है, अमिताभ बच्चन की बजती है। अमिताभ बच्चन की आवाज में कॉलर ट्यून, जिसमें अमिताभ बच्चन काफी मतलब ऐसे करीबन 1 मिनट का सा बोलता है कि लोग ऐसे डर जाते हैं, साइबर फ्रॉड हो जाता है, अवेयर कर रहा है। अब क्या है, शुरू शुरू में तो लोगों को ठीक लगा। अब उस कॉलर ट्यून को बजते बजते हो गए 6 महीने, लोग परेशान हो गए, तो लोगों ने क्या करा, अमिताभ बच्चन को ट्विटर पर टैग करके लिख दिया कि सर हम आपसे परेशान हो गए आपकी आवाज सुन सुनकर, और ये क्या फालतू का नाटक कर रखा है आपने, अमिताभ बच्चन को ऐसे बोलने लगे। मतलब अमिताभ बच्चन कौन हो गया, ऑडिटर, और ये कौन हो गए, स्टेक होल्डर, पब्लिक। और गालियां दे रहे हैं उसको, एलिगेशन क्लेम लगा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने पता क्या बोला, सरकार से, गवर्नमेंट से बात करो, गवर्नमेंट ने लगाई है कॉलर ट्यून, मेरे से रिकॉर्ड करने को बोला, मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर दिया। कॉलर ट्यून लगाना है नहीं लगाना है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट हो गई आईसीएआई। समझ में आ रहा है। सेम उसी तरीके से ऑडिटर ये बोल रहा है कि भैया पब्लिक से कि देखो मैंने ऑडिट एकदम सही करी है, तुम मेरे ऊपर क्लेम नहीं लगा सकते, मैंने ऑडिटिंग, आप ये बताओ कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में जिस तरीके से ऑडिट करने को बोली गई है, अगर मैंने वैसे ऑडिट नहीं करी है तो मेरे ऊपर क्लेम लगाओ, अदरवाइज आप मेरे ऊपर क्लेम मत लगाओ। मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिफेंड कर रही हैं ऑडिटर को कि उसके अगेंस्ट में अलिगेशंस ना लगाए जाए। और उसके अलावा एनहांसिंग पब्लिक ट्रस्ट, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉलो करके ऑडिट बनाई जा रही है, पब्लिक का भरोसा, पब्लिक का ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। पब्लिक बोलती है यार यहां तो पूरा स्टैंडर्ड्स के, रूल्स के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है, तो शक की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करी जाए, तो इंटरनेशनल लेवल पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कौन बनाता है, मैंने अभी अभी आपको बताया, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, IAASB, इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। सर इस बोर्ड का नाम सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्यों नहीं है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड क्यों है। बच्चों ये बात मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लॉजिक है इसके पीछे। बट मैं आपको एक, एक नहीं एक से ज्यादा मैं चार्ट यहां पर जब आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा आखिर इसे एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड क्यों बोला जाता है, इसका एक मीनिंग होता है उस वजह से। दोस्तों मैं यहां पर चाहूंगा कि यहां पर ना आप देखिए, बुक के अंदर अपना ये लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन बनाता है, IAASB। आप इसके आगे ऐसे लिख लें कि वर्क अंडर IAFC, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, IFAC, IF, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। अब अगर क्वेश्चन ये है कि सर इंडिया के लेवल पर कौन बनाता है, तो इस आई में, इसमें से आई हटा दो, AASB, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इसके आगे लिख लेना वर्क अंडर ICAI,
क्लियर हो गया यहां तक? मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है दोस्तों। मेरा एक सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स, प्लीज मानिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ना दोस्तों, यार वैसे पढ़ोगे ना, बिलीव कीजिए आपको मजा आ जाएगा। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा दोस्तों कि यहां पर एक बार ना क्लास को पॉज कर लो आप, और क्लास को पॉज करके एक बार अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है ना उतना रिवाइज कर लो। फिर हम लोग अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि आखिर इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड क्या होता है, उसके बारे में बताओ। ये आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया 1977 1977 के अंदर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया। क्यों स्टैब्लिश किया? इसलिए स्टैब्लिश किया ताकि हार्मोनी आ जाए। हार्मोनी का मतलब है यूनिवर्सल, सब कुछ एक जैसा हो जाए। हार्मनी इन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी ऑन इंटरनेशनल लेवल, मतलब इंटरनेशनल बेसिस पर अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में यूनिफॉर्मिटी आ जाए, हार्मोनी आ जाए, समानता आ जाए। आप ऐसे बोल दो कि समानता आ जाए, इक्वलिटी आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए। मतलब पूरी दुनिया के अंदर अकाउंट, जिस तरीके से अकाउंट्स बने वो भी सेम हो, ऑडिट हो वो भी सेम हो। इन परस्यूइंग दिस ऑब्जेक्टिव, और इस बात को कि हमें वो दुनिया के अंदर हार्मोनी लेकर आनी है अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में, ऑडिटिंग के प्रोफेशन में, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो बोर्ड है IFAC, इसने एक, ये जो फेडरेशन है, इसने एक बोर्ड स्टैब्लिश किया, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये IFAC के अंदर काम करता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, ट्रू एंड फेयर नेचर में काम करता है। और ये जो IAASB है, इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ये एक्चुअली में पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करता है, लोगों का, दुनिया का, जनता का भला देखता है। और कैसे देखता है? ये हाई क्वालिटी के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट करता है, ताकि ऑडिट करते वक्त प्रैक्टिसिंग सीए उन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, अच्छी ऑडिट रिपोर्ट बने और करेक्ट इंफॉर्मेशन आए, और पब्लिक का एट द एंड फायदा हो जाए। पब्लिक को कॉन्फिडेंस आए ऑडिट प्रोफेशन पे, पब्लिक को ऐसा ना लगे कि यार ये ऑडिटर भी जो है ना ये बिक गए हैं। मैं जब भी ये बात बोलता हूं ना कि बिक गए हैं, तब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ना एक मीम बहुत ज्यादा फेमस है, एक लेडी का, बुजुर्ग महिला है, ये बिक गई है गवर्नमेंट। और ऐसे ही पब्लिक को ऐसा लगता है कि ऑडिट प्रोफेशन जो है वो पूरा बिक चुका है, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। उनके लोगों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, ऑडिटिंग के प्रोफेशन में हार्मनी लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है। इजी है, मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको समझ में आई। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने हमें इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में तो बता दिया, अब हमारे इंडिया के ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में बताओ। मैंने आपको अभी अभी बोला कि हमारा जो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वो इस फेडरेशन का, IFAC का फाउंडिंग मेंबर था। The Institute of Chartered Accountant of India is one of the founder member of International Federation of Accountants. किसका था? फाउंडिंग मेंबर था ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। क्लियर है? हेंस इट इज वन ऑफ दी, और मैंने आपको यह भी बोला था कि इस IFAC का जो भी फाउंडिंग मेंबर था, जो भी कंट्री इसकी फाउंडिंग मेंबर है, उसको अपने अपने देश के अंदर इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करने की ऑब्लिगेशन थी। हेंस हमारा जो ICAI है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को इंडिया में इंप्लीमेंट करे। हेंस इट इज वन ऑफ द मेंबरशिप ऑब्लिगेशन ऑफ द ICAI टू एक्टिवली प्रोपगेट द प्रोनाउंसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, मतलब इंडिया के अंदर उनको अप्लाई किया जाए। इसीलिए अकॉर्डिंगली ICAI जो है उसने पहले एक कमिटी बनाई थी जिसका नाम था ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमिटी, ताकि वो इंडिया के अंदर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करे। हालांकि जुलाई 2002 के अंदर ये जो कमिटी थी, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमिटी, इसका नाम चेंज करके इसे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया।
ये जो इंडिया का ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये भी इंटरनेशनल ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड की तरह एकदम ट्रू एंड फेयर मैनर में काम करता है, पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करता है, और ये भी हाई लेवल के, हाई क्वालिटी के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है, ताकि इंडिया के सीए, प्रैक्टिसिंग सीए उसको फॉलो करें और एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाए। क्लियर ये चीज यहां तक? मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको ये बोला था कि ये जो हमारा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, इसके अंदर काफी सारे लोग बैठते हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड हैं। तो कौन कौन बैठता है, अगर मैं आपसे बोलूं ये जो एएएसबी है, इसके अंदर कौन कौन बैठता है, इसे आप अलग से अपनी बुक में लिख लें। आईसीएआई के मेंबर्स तो बैठते ही हैं, आईसीएआई के मेंबर तो बैठते ही हैं, उसके अलावा आरबीआई के भी कुछ लोग बैठते हैं, उसके अलावा सेबी के, इंश्योरेंस सेक्टर की अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के जो लोग हैं वो बैठते हैं। सर क्यों बैठ रहे हैं ये लोग, सिर्फ आईसीआई के लोग क्यों नहीं बैठ रहे हैं? क्योंकि देखो, मुझे एक बात बताओ, आज अगर कोई आज अगर कोई प्रैक्टिसिंग सीए किसी कंपनी की ऑडिट करने के लिए जाएगा, आज अगर कोई प्रैक्टिसिंग सीए किसी कंपनी की ऑडिट करने के लिए अगर जाएगा, तो क्या वो प्रैक्टिसिंग सीए सिर्फ ऐसी एक टाइप की कंपनी की ऑडिट करेगा? नहीं सर, वो कपड़े बनाने वाली कंपनी की भी ऑडिट करेगा, जो इसके फॉरेन एक्सचेंज में इन्वॉल्व होगी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, बैंकिंग कंपनी होगी, इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी, एग्रीकल्चर कंपनी होगी, है ना, इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो सभी कंपनीज के अकाउंट्स की ऑडिट करेगा। तो एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि इंश्योरेंस के अंदर काम करने वाले जितनी भी कंपनीज हैं, उनकी ऑडिट करते वक्त कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है? आप पढ़ोगे, जब आप फाइनल में आ जाओगे, पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ोगे, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि कोई भी ऑडिटर जब किसी कंपनी की ऑडिट करने जाता है, तो वो पहले ये चेक करता है कि वो कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। लेट सपोज कि वो टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है, एयरटेल कंपनी है, रिलायंस जियो है, तो ये देखना पड़ेगा कि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, क्या उस सेक्टर के अंदर ऑडिट करने के कुछ अलग से क्राइटेरियाज हैं कि भैया इन इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखना ऑडिट करते वक्त, अगर ऐसा है तो वो फॉलो करनी चाहिए। अब आप सोचिए, अगर इस बोर्ड के अंदर जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बना रहा है सिर्फ आईसीआई के लोग बैठे हैं, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर का कोई भी बंदा नहीं बैठा है, तो वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कैसे बना पाएगा करेक्ट? नहीं बना पाएगा, क्योंकि इन लोगों को नॉलेज ही नहीं है टेलीकॉम सेक्टर में। इसीलिए हर सेक्टर के जो मेन मेन एसोसिएशन के जो लोग हैं, उनको भी इस एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर बैठाया जाता है, ताकि जब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बने तो वो लोग ये बोलें कि सुनो भैया, मैं टेलीकॉम सेक्टर से हूं, मैं बताता हूं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ये चीजें और डाल दो कि अगर कोई ऑडिटर टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है तो ये करना पड़ेगा। आरबीआई वाला बोलेगा अगर फॉरेन कंपनी की ऑडिट कर रहा है या ऐसी कंपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बोलेगी कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर किसी कंपनी का ऑडिट करना है तो ये रेगुलेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। इसीलिए ये जो बोर्ड है, इसके अंदर आईसीएआई के मेंबर्स तो बैठते ही हैं, बाकी अदर सेगमेंट के क्वालिफाइड लोग भी इस बोर्ड के अंदर बैठते हैं, ताकि जब ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाए तो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली उन पॉइंट्स को यहां पर ऐड करवा दे, ताकि एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट बन सके। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी मेरे को बिंदास और बिना किसी प्रॉब्लम के एकदम मस्त समझ में आ गई। स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आपसे फिर दोबारा एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जितना पढ़ा बहुत ही इजी पढ़ा। अगर आपने शुरू के आधे घंटे का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा तो ये सब आपके लिए सिर्फ रीडिंग मात्र रह जाएगा। मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार क्लास पॉज करके प्यारे बच्चे यहां तक एक बार पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो दोस्त, मानो मेरी बात को आप। उससे क्या होगा सर? उससे ना रिकॉल हो जाएगा यार दोस्त, उससे ना यार दोस्त रिकॉल हो जाएगा आपको।
तो क्या है ना, माइंड में साइकोलॉजिकल ये रहेगा कि यार हमें सर जो आगे पढ़ा रहे हैं ना, पीछे का हमें पूरा का पूरा बढ़िया से याद है। क्लियर। अब हम चलेंगे हमारे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या उसके फंक्शन है। बड़ा ही सिंपल अगर मैं बोलूं, हालांकि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं आपको तो देखो, बड़े ध्यान से देखिएगा। मेक न्यू स्टैंडर्ड्स, नए स्टैंडर्ड्स बनाना। चेक एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स आर रेलिवेंट और नॉट। और ये चेक करना कि हमने पहले जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे, जो आज चल रहे हैं, वो बनाए तो हमने पहले थे, क्या वो आज के टाइम पर भी रेलिवेंट है, काम के हैं। अगर है काम के तो रहने दो, नहीं है तो हटा दो उनको और नए स्टैंडर्ड्स बनाओ। तो समझ में आया। आखिर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का काम क्या है, बोला यार जो हमारे पुराने स्टैंडर्ड्स हैं जो अब तक चले आ रहे हैं, चेक करो वो ठीक है क्या आज के मार्केट में, मतलब काम कर रहे हैं क्या वो आज के मार्केट में, या पुराने हो गए, अब इतना रेलिवेंट नहीं रहा। नहीं रहा तो हटाओ यार, उनको हटाओ। और अगर है तो ठीक है, रहने दो। और फिर देखो क्या नए स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है तो चलो नए बना लेते हैं। तो नए स्टैंडर्ड्स बनाना और पुराने जो बने हुए हैं उनको चेक करना कि रहने दें कि हटा दें। अब क्या होता है ना दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार, कि गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स बना देती है, लेकिन उन स्टैंडर्ड्स को कैसे यूज किया जाएगा, उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन बाद में आता है। ऐसा जीएसटी में नॉर्मली होता है। अगर मैं स्टैंडर्ड्स को हटा दूं, यहां पर जीएसटी की बात करूं, पता है जीएसटी में क्या होता है। जीएसटी में गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बना देती है, लेकिन अब कंपनीज कंफ्यूज हो जाती हैं, सीए कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जीएसटी का नया लॉ आ गया, लेकिन इसको लागू कैसे करना है यार दोस्त, रियल लाइफ में लागू कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट बोलती है अरे टेंशन क्यों ले रहे हो यार, लॉ बनाया है अभी मैंने, टेंशन मत लो, मैंने अभी लॉ बनाया है, ये लॉ कैसे यूज करना है कैसे यूज नहीं करना इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। और गवर्नमेंट नॉर्मली 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में उसका एक्सप्लेनेशन क्लेरिफिकेशन निकालती है, जिसमें वो सिचुएशंस बताती है, अगर ऐसा हुआ तो देखो लॉ के हिसाब से ऐसा करना, अगर ऐसा हुआ तो लॉ के हिसाब से वैसा करना। प्रॉपर केस स्टडी बनाकर समझाती है, एग्जाम्पल बना के समझाती है, गवर्नमेंट खुद से ऐसा करती है। सिर्फ जीएसटी में ही नहीं, बहुत सारे कंपनी कंपनी लॉ के लिए कोई लॉ बना दिया, कंपनीज बोल रही हैं, प्रैक्टिसिंग सीए सीएस कंपनी सेक्रेटरी बोल रहे हैं साहब हमें नहीं समझ में आ रहा है ये लॉ कैसा बना दिया आपने। गवर्नमेंट बोलती है टेंशन नको, मैं लेके आऊंगी एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन, फिर वो गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन लाती है, देखो ऐसा हुआ तो ऐसा करने का, ऐसा हुआ तो ऐसा करने का। सेम उसी तरीके से क्या होता है ना, ये जो आपका ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, ये बहुत बार ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बना देता है, ये बहुत बार ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बना देता है। जैसे यहां पर इसने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए, लेकिन वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत बार समझ में नहीं आते प्रैक्टिसिंग सीए को। तो ये एएसबी बोलता है टेंशन नको, मैं इनका क्लैरिफिकेशन लेकर आऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा ये वाला ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिट करते वक्त कैसे लागू करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। और उन क्लैरिफिकेशंस को, उन एक्सप्लेनेशंस को हम ऑडिट की भाषा में क्या बोलते हैं, ऑडिट की भाषा में उनको बोलते हैं हम, ऑडिट की भाषा में उन्हें गाइडेंस नोट्स बोलते हैं। तो अब बड़े ध्यान से देखिए, अब क्या काम हुआ ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का, नए स्टैंडर्ड्स बनाना और पुराने स्टैंडर्ड्स को चेक करना रेलिवेंट है कि नहीं। उसी तरीके से मेक न्यू गाइडेंस नोट्स, नए गाइडेंस नोट्स बनाना, नए गाइडेंस नोट्स बनाना एंड चेक करना एग्जिस्टिंग गाइडेंस नोट्स। अरे सर ये तो बड़ा सिंपल है, नए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना और चेक करना पुराने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आज भी काम के हैं कि नहीं, नए गाइडेंस नोट्स बनाना और चेक करना पुराने वाले गाइडिंग नोट्स आज भी काम के हैं कि नहीं। बड़ा ही सिंपल है सर, बड़ा ही सिंपल है। ये फंक्शंस होते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के। और उसके अलावा जनरल क्लेरिफिकेशन, जब जब जरूरत है
प्रैक्टिसिंग सीए को जब जब जरूरत पड़ती है तो वो जनरल क्लैरिफिकेशंस भी लेकर आता है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड पढ़ लेते हैं। अब आप बोलोगे सर अब मेरे को समझ में आ गए सर पूरा, एक एक चीज क्लियर हो गई मजे से। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड? देखिए, रिव्यू एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो पहले रिव्यू करो और फिर नए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर दो। क्लियर है? फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, आईसीएआई की अथॉरिटी आई। अब देखो इसमें भी क्या चीज है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बोला नए स्टैंडर्ड्स बनाओ, नए स्टैंडर्ड्स भी पता है कब बनाती है ये एएएसबी? एक तो जब खुद को लगता है, एक तो जब खुद को लगता है कि यार मेरे को नई स्टैंडर्ड्स बनानी चाहिए, और एक जब आईसीएआई का ऑर्डर आता है। तो यही बात बोल रहा है, एक तो खुद से बना रही है और एक आईसीएआई का ऑर्डर आ रहा है तब बना रही है। उसके अलावा एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है आज भी रेलिवेंट है कि नहीं। फिर इनके एक्सप्लेनेशन के लिए गाइडिंग नोट्स लाए जा रहे हैं, तो नए गाइडिंग नोट्स डेवलप किए जा रहे हैं और पुराने वाले जो एग्जिस्टिंग है उनको चेक किया जा रहा है। उसके अलावा जनरल क्लेरिफिकेशंस। अब जनरल क्लेरिफिकेशंस में क्या होता है, जैसे आपका सीएमई इंस्टीट्यूट है, उसने आपका मॉड्यूल तो बना दिया, लेकिन आप देखो एग्जाम से पहले सप्लीमेंट्री लेकर आता है, एमसीक्यू बैंक लेकर आता है, मॉक क्वेश्चन पेपर, ये जनरल क्लेरिफिकेशंस है। इसी तरीके से ऑडिट एंड एश्योरेंस बोर्ड भी जनरल क्लेरिफिकेशंस लेकर आता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी पूरी और 100% तरीके से समझ में आ गई, यहां तक सर मेरे को एक सिंगल चीज की प्रॉब्लम नहीं, सिंगल चीज की प्रॉब्लम नहीं सर। दोस्तों मैं चाहता हूं एक बार आप लोग, आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, शॉर्ट एंड स्वीट क्यूटी क्यूटी सा चैप्टर है ये हमारा, और आपने देखा कितना मस्त चैप्टर है। हालांकि मैं आपको बताऊं, अगर हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं, जैसे अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपने जब ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए ये चैप्टर इजी हो जाता है। लेकिन अगर ये चैप्टर आपको सही से समझ में नहीं आया तो फिर ये आपको दिक्कत क्रिएट कर देता है। बट हम लोगों ने इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया। मैं चाहता हूं एक बार इस चैप्टर को आप लोग, अभी तक हमने आज की क्लास में जितना पढ़ा रिवाइज करें, बाकी का फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर बच्चे।